ठीक है? तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, जो हमारा ये वाला जो अमेनिटिन होता है बेसिकली, तो ये करता क्या है, ये एमआरएनए को बोल एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज़ 2 की ना एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे एमआरएनए का लेवल कम हो जाता है। जब एमआरएनए का लेवल कम हो जाएगा, तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो रुक जाती है। ओके, गॉट इट? क्लियर हुआ? चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो, आरएमटी ये ध्यान में रखना। आरएनए पॉलीमरेज़ 1, आरएनए पॉलीमरेज़ 2, आरएनए पॉलीमरेज़ 3। आर का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए। तो डी आरएनए पॉलीमरेज़ 1 जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज़ 2 होता है वो मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो राइबोसोम जो हमारा जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज़ 3 होता है, ये टीआरएनए की सिंथेसिस को जो है वो मतलब टीआरएनए की सिंथेसिस करता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, कभी-कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके? और इन चीज़ों में थोड़ी-थोड़ी एक्सेप्शंस भी हैं, तो उन एक्सेप्शंस का भी आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए, आज के इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्पीशीज मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। कोई स्पीशीज होगी जो वल्नरेबल थी पहले, उससे क्या हो रही है, एक्सटिंक्शन की ओर जा रही है। फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, ये ध्यान रखना, किसके कारण जा रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जा रही, आर दोस विच। अब देखते समझते हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिसका लार्ज निश है, जो एक बड़े एरिया में रहती है, क्या वो ह्यूमन की एक्टिविटी से अफेक्ट हो सकती है? देखते हैं, इस ऑप्शन को रखते हैं, हो तो सकती है भाई, बात तो सही है। अगला देखते हैं, ऐसी स्पीशीज जो लो कैरिंग कैपेसिटी की है। लो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो पहले से ही कम है। तो जिसकी पॉपुलेशन पहले से ही कम है, जिसकी कैपेसिटी ही क्या है, लो कैरिंग कैपेसिटी है, तो वो कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ, या हम मान के चलते हैं, ह्यूमन उनका करेंगे भी क्या, है ना? जो चीज पहले से ही थोड़े से एरिया में रह रही है, तो उसके लिए ह्यूमंस जो कुछ है वहां पे, तो ह्यूमन जाना पसंद नहीं करेंगे। तीसरा जो है, मैनी नेचुरल प्रेडेटर। देखो, जिसके बहुत सारे नेचुरल प्रेडेटर होते हैं, जिसके बहुत सारे नेचुरल प्रेडेटर होते हैं, तो उनको तो उनके प्रेडेटर ही खत्म कर देंगे ना, तो उसका भी ह्यूमन की एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, जिसकी ग्रोथ रेट क्या है, बेसिकली ज्यादा है ना? तो जिसकी ग्रोथ रेट ही ज्यादा है, वो तो एक्सटिंक्ट कैसी हो जाएगी, वो तो एक्सटिंक्ट नहीं होगी, है ना? तो अब ये बोलना चाह रहा है कि एक मोस्ट वल्नरेबल स्पीशीज है, वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्शन की ओर जा रही है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखो, इसका आंसर आएगा निश, जिसकी लार्ज होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे एक जंगल है ना? तो एक जंगल के अंदर मान के चलो कि एक टाइगर, एक लॉइन रहता है जो जंगल का राजा है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि जो लॉइन है वो कहाँ रहता है, आप बोलोगे सर लॉइन जो है ना, ये पूरा का पूरा जंगल है, पूरा का पूरा क्या है, ये फॉरेस्ट है। इसी फॉरेस्ट के अंदर क्या रहता है, लॉइन रहता है। आपने क्या किया, आपने इस हिस्से को काट दिया, खत्म कर दिया, आप इस फॉरेस्ट के इस हिस्से को खत्म कर दिया, तो लॉइन का एरिया कम हो गया। फिर आपने इस हिस्से को भी खत्म कर दिया, लॉइन का एरिया खत्म हो गया। फिर आपने इस हिस्से को भी खत्म कर दिया। इस तरीके से करते करते जब आप फॉरेस्ट को कट कर दोगे, तो ये जो स्पीशीज होगी ऑटोमेटिकली ये भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज जो जिसकी लार्ज निश होती है, उसको ह्यूमन से ज्यादा खतरा होता है ना? गॉट इट? समझे ना? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लार्ज निश आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थायमिन इज प्रेजेंट इन। तो भाई थायमिन किसके अंदर प्रेजेंट होती है? देखो, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। जो डीएनए होता है बच्चे, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से बनता है। आरएनए किससे बनता है, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है। इसके न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है नाइट्रोजीनस बेस होता है, एक होता है फॉस्फेट होता है, और एक होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। डीएनए के अंदर बेस होते हैं चार, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ऐसी अगर हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, तो आरएनए के अंदर हमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या देखने को मिलता है, तीन चीजें ही देखने को मिलेगी।
यहाँ भी 3 चीजें देखने को मिलेंगी, नाइट्रोजिनस बेस होंगे, शुगर होगी और फॉस्फेट होगा। यहाँ पे जो शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर। क्या शुगर है ये? राइबोज शुगर है ये। और नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे भी 4 होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है यूरासिल, एक होता है साइटोसिन, एक होता है ग्वानिन। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। देखो डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। तो एक तो डीएनए और आरएनए में शुगर का डिफरेंस होता है ना, ये ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। देखो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो एडनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यहाँ पे होता है थाइमिन। लेकिन आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है? यूरासिल होता है। उसकी जगह पे क्या होता है? यूरासिल होता है। आपको जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चे, पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आरएनए बना के दे देंगे और उसमें कहीं ना कहीं थाइमिन डाल देंगे, और आपको उस चीज से कभी चकमा नहीं खाना। आप उस चीज से आपको पता, थाइमिन और यूरासिल को देख के आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई कौन सा आरएनए है, कौन सा डीएनए है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, इनमें से थाइमिन किसके अंदर प्रेजेंट है? क्या आरएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है? नहीं होता, अभी हमने पढ़ा। क्या टीआरएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है? नहीं होता। एमआरएनए के अंदर होगा? नहीं होगा, क्योंकि थाइमिन तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे डीएनए ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नन आंसर आ जाएगा, है ना। ये देखो आरएनए के अंदर तो यूरासिल होता है थाइमिन के जगह। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैट फीड ए फैट फ्री डाइट। एक रैट है, वो फैट फ्री डाइट खा रहा है फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही वो एक फैट फ्री डाइट खा रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर किस चीज की कमी होगी? डेफिशिएंट इन। तो यार सिंपल सी बात है, अगर फैट फ्री डाइट होती है, अगर हमारी डाइट के अंदर फैट होगा ही नहीं, तो इस केस में बॉडी के अंदर हमेशा डेफिशिएंसी किस चीज की रहती है? कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी रहेगी। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना बच्चे, ये हमारी मेम्ब्रेन का, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। क्या करेगा? जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, इसको रेगुलेट करता है ये, है ना। तो जो एनिमल शुरू से ही एक फैट फ्री डाइट खा रहा है, तो उसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी जो होती है वो देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इससे पहले आप भी हमारे साथ हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, एचपी टीजीटी है, पीजीटी है, पंजाब का मास्टर केडर है, लेक्चरर केडर है, केवीएस, एनबीएस, तो बहुत सारे हमारे एग्जाम्स हैं और भी टेट वगैरह है। तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये बोलता है को एंजाइम ए इज कॉमन टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग पाथवे एक्सेप्ट। तो सिंपल सी बात है कि को एंजाइम ए पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा साइकिल है, कौन सा ऐसा पाथवे है जहां पे को एंजाइम ए नहीं होता। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में एंड में पाइरूवेट बनता है, और वहां पे पाइरूवेट की अगर हम बात करते हैं वहां पे भी को एंजाइम ए बनता है ना। उसके बाद पाइरूवेट से जब क्या होता है ना, एक कार्बन निकलता है, तो वहां पे को एंजाइम ए बनता है। सिट्रिक एसिड की बात करते हैं, उसके बाद जो यहाँ से को एंजाइम ए बनेगा वही सिट्रिक एसिड में जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। इसके पाथवे में भी होता है को एंजाइम ए, इसके पाथवे में भी को एंजाइम ए होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो फैटी एसिड सिंथेसिस होती है, इसके अंदर भी को एंजाइम ए प्रेजेंट होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है पाथवे के अंदर, तो ये भी नहीं आएगा। एक्चुअली में जो हमारा कीटोन बॉडी की सिंथेसिस होती है, जिस टाइम पे कीटोन बॉडी की जब सिंथेसिस होती है वहां पे को एंजाइम ए नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि पूछा भी यही है कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है ना। ओके, गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्के बैक्टीरिया। देखो आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिमिटिव कंडीशन में, या मैं बोलूं या फिर मैं ये बोल दूं कि जो हार्श कंडीशन में रहते हैं। जो कहां पे रहेंगे? हार्श कंडीशन में रहे, कंडीशन, है ना। जैसे जो थर्मल वेंट होते हैं, थर्मल वेंट होते हैं ना, वहां पे अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। थर्मल वेंट समझते हो? जैसे जो गर्म पानी के झरने होते हैं, वहां पे जमीन के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो भी आर्की बैक्टीरिया होते हैं।
अगर बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मिथेनोजन कहाँ पे रहता है? देखो मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है, जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, जैसे काऊ है, बफलो है, तो इनके डंग के अंदर, इनका जो डंग होता है उनके अंदर, इनका जो स्टूल होता है, फीकल मैटर होता है, उनके अंदर हमें मिथेनोजन बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अब वो मिथेनोजन बैक्टीरिया आए कहाँ से? क्योंकि वो उनकी इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। अब किसी एक ऑर्गेनिज्म की इंटेस्टाइन के अंदर रहना, जहाँ पे जहाँ पे कोई ऑक्सीजन वगैरह, कोई गैसेस वगैरह का एक्सचेंज वो नहीं कर सकता है, तो वो भी तो एक तरह से बहुत हार्श कंडीशन है ना। तो इसका आंसर तो सबसे पहला यही निकल जाएगा कि मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया होते हैं, है ना। और ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, ये बायोगैस की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। और ये कौन सी गैस को प्रोड्यूस करते हैं? ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन मीथेन का जो है वो मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस के अंदर, है ना। चलिए बढ़िया है। तो सूडोमोनास की अगर हम बात करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना, ये सूडोमोनास ये भी गड़बड़ कर देता है, पेपर में आ जाता है कभी कभी, है ना। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मूव रेगुलरली फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म? देखो भाई, ये रहा एक सेल, इस सेल का ये रहा एक न्यूक्लियस, और ये है बाहर साइटोप्लाज्म। तो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बाद में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो न्यूक्लियस से ऐसी कौन सी चीज होती है जो बन के बाहर निकलती है और लगातार आती रहती है? क्या वो डीएनए होता है? क्या वो आरएनए होता है? क्या वो ग्लाइकोजन होता है? या फिर वो कोलेस्ट्रॉल होता है? तो इसका आंसर नहीं मैं करूंगा, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा जो है वो इस क्वेश्चंस को देखता है, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए, हाँ आंसर मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, जब जब भी आपका जो जो भी कमेंट आएगा तो वहां पे मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा भी आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है ना। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस स्पेशल, ध्यान से सुनेंगे, क्या हो गया इसको, हाँ जी। सो दिस स्पेशल स्ट्रक्चर दैट कैरी मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो भाई ऐसा ही है, तो यार क्या ही बात है, मतलब कितना मस्त वाला क्वेश्चन है। पीजीटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन वही होते हैं, पहले टीजीटी जैसे ही होते हैं, लेकिन लैंग्वेज बड़ी खतरनाक करते हैं, लैंग्वेज में चेंज करते हैं सारा का सारा। अब देखते हैं, ये भाई एक सेल है, सेल के बाहर होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है। तो ये पूछना चाह रहा है कि सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे बेसिकली क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, कोई चीज अंदर से बाहर आती है और कोई चीज बाहर से अंदर आती है। तो आपके मन में आया होगा कि सर यहाँ पे होते हैं कुछ चैनल होते हैं ना चैनल। और ये चैनल किसके बने होते हैं? क्या फैट के बने होते हैं? नहीं बने होते। फॉस्फेट के बने होते हैं? नहीं बने होते। फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं? फैट नहीं के बने होते। ये बने होते हैं प्रोटीन्स के। तो जितने भी चैनल्स होते हैं, चाहे वो आयन चैनल्स है, जिस भी तरह का चैनल है, वो सारे के सारे चैनल किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो बेसिकली बाहर क्या होते हैं, कुछ ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं चैनल्स के थ्रू मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। गॉट इट? क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एयूजी, एयूजी के बारे में क्वेश्चन है। एयूजी इज दी कोडोन फॉर, तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान के साथ साथ ना मैं मान के चलता हूँ ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयूजी क्या होती है। देखो जो एयूजी कोडोन होती है ना, एयूजी कोडोन होती है, ये दो काम करती है। एक तो ये स्टार्ट कोडोन का काम करती है, मतलब जो प्रोटीन की सिंथेसिस की जो शुरुआत होती है वो इसी कोडोन से होती है। अब शुरुआत हो रही है तो कोई ना कोई तो अमीनो एसिड की भी अमीनो एसिड के लिए भी तो ये कोड करेगी ना। तो जिस अमीनो एसिड के लिए ये कोड करती है वो होता है मिथ्योनिन होता है। वो क्या होता है? मिथ्योनिन होता है। वैसे तो जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होती है वहां पे हमेशा एयूजी कोडोन ही प्रेजेंट होती है, लेकिन मान के चलो कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे एयूजी कोडोन नहीं है, तो वहां पे ध्यान रखना बस, जी यू जी कोडोन जो होती है, ये भी स्टार्ट कोडोन की तरह काम कर सकती है, ये भी स्टार्ट कोडोन की तरह काम कर सकती है। अपने आप कुछ नहीं बताना, जब कोई पूछेगा तभी बताना है, ओके। और जब भी जीयूजी स्टार्ट कोडोन का काम करेगी तब तब ये भी क्या करेगी, मिथ्योनिन को कोड करेगी। खैर, देखते हैं। एयूजी इज द कोडोन फॉर, तो एयूजी बच्चे किसकी कोडोन होती है? मिथ्योनिन की कोडोन होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और टोटल 64 कोडोन में से एक ही ऐसी कोडोन होती है जो मिथ्योनिन को कोड करती है, वो होती है AUG। अब बोलोगे सर GUG, अभी तो आपने बोला ये एक्सेप्शन है, मतलब कभी अगर AUG प्रेजेंट ना हो तब, सिर्फ और सिर्फ अगर स्टार्टिंग में आती है तभी ये मिथ्योनिन को कोड करेगी, अदरवाइज ये मिथ्योनिन को कोड नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट कैटालाइज पेप्टाइड बॉन्डिंग इज लोकेटेड इन दी, ऐसा है प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, राइबोसोम पे होती है। तो ये क्या होता है, ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है, ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, ये एमआरएनए होता है 5-2 3- एमआरएनए है, तो ये इस तरीके से एमआरएनए है, ये प्रोटीन लगातार बन के निकल रहा है यहाँ पे। तो ये बोलना चाहता है कि जो अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में, एक अमीनो एसिड ये रहा, दूसरा अमीनो एसिड ये रहा, इसके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने वाला एंजाइम कहाँ पे होता है बच्चे, ये होता है लार्ज सब यूनिट में होता है राइबोसोम के, है ना। तो देखो एमआरएनए के ऊपर एंजाइम होगा, अरे डायग्राम देखो ना, ये रहा एमआरएनए, ऊपर बन दिया प्रोटीन, तो भाई दूर दूर तक कोई सवाल नहीं पैदा होता। स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, एमआरएनए मतलब प्रोटीन बन रहा है, ऊपर बन रहा है, और ये बोल रहा है कि स्मॉलर यूनिट के अंदर ये एंजाइम होगा, नहीं होगा। टीआरएनए के ऊपर नहीं होगा। एक्चुअली में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो लार्ज सब यूनिट के अंदर होता है, वो भी राइबोसोम के, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दी फर्स्ट, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं, जब मैंने क्लास के अंदर डिटेल में जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई थी आपको, तब भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पेपर में आता, और ये आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके पहला कौन सा हार्मोन बनाया था। तो भाई सबसे पहला हार्मोन हमने टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाया था, एस्ट्रोजन नहीं बनाया था, थायरोक्सिन नहीं बनाया था, हमने बनाया था बच्चे इंसुलिन बनाया था सबसे पहला हार्मोन। और जो सबसे पहला हमने हार्मोन बनाया था उसका नाम था ह्यूमुलिन, नाम था उसका, क्या नाम होता, ह्यूमुलिन नाम था, ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बार जो इंसुलिन बना था उसका क्या नाम था, ह्यूमुलिन नाम था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस एंड माइटोसिस वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग। देखो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो मियोसिस एंड माइटोसिस होते हैं इसको 18th सेंचुरी के अंदर जो था, 18th सेंचुरी में पहली बार जो था डिस्क्राइब किया गया था, भी इस तरीके से सेल की डिवीजन भी होती है ना। तो ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भाई उससे पहले ये हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे डायमंड्स कह सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करके जो है एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। और आई होप अगली बार, अगला जो सेशन आएगा जब भी आप एग्जाम दोगे, तो यहाँ पे आपकी फोटो भी हमें दिखे, है ना। तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको दिख दिख रहा होगा, लाइन चल रही है, तो वहां से आप जो है हमारे कॉल करके हमारे बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और मिलके हम गाड़ी के अंदर बैठना, मिलके हम बहुत अच्छे तरीके से सफर को तय करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू प्रिपेयर कैरियोटाइप क्रोमोसोम्स आर फोटोग्राफ्ड ड्यूरिंग व्हाट। अब पहली बात तो यह है, कैरियोटाइप क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, जब हम क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, उनको क्या है, फर्स्ट क्रोम सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम, सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम, फिर उससे छोटा 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 वाला, इस तरीके से क्रोमोसोम को लेंथ के बेसिस पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं कैरियोटाइप, इसको क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। अब ये बोलता है कि टू प्रिपेयर ए कैरियोटाइप क्रोमोसोम्स आर फोटोग्राफ्ड ड्यूरिंग। तो क्रोमोसोम देखो यार ऐसा है, मियोसिस के अंदर तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, तो भाई यहाँ तो हम कैरियोटाइप की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के अंदर भी नहीं कर सकते हैं, और इंटरफेस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, वहां पे भी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस के केस के दौरान हम क्या करते हैं, माइटोसिस के भी एम फेज के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली क्रोमोसोम्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, हम जो हमारे माइटोसिस की एम फेज चल रही होती है ना, एम फेज चल रही होती है, हम इस एम फेज को रोक देते हैं, है ना, इस एम फेज को रोकते रोकते हैं। उसके बाद हम क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, देखो सेल साइकिल को एम फेज में रोकने के लिए एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्लास में बहुत बार बताया है और आपने अपनी लाइफ में बहुत बार इसके बारे में सुना है, ठीक है। तो कमेंट में आपने मुझे इस केमिकल का नाम बताना है जो सेल डिवीजन को एम फेज पे रोक देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन यहाँ तक पहुंचता है ना। चलिए
देखते हैं। तो एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, लैंग्वेज को समझना है, इस क्वेश्चन की बहुत प्यारी लैंग्वेज है। क्या बोलता है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या हो रही है, एरर्स हो रही हैं, रिपेयर भी हो रहा है डीएनए, रिकॉम्बिनेशन भी हो रही है, कैन लीड टू बेस पेयर सब्सटीट्यूशन, ठीक है। सच चेंजेस आर कॉल्ड, क्या बोलना चाह रहा है कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान पे कुछ एरर्स होती हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्या इनको म्यूटाजेंस बोलेंगे? म्यूटाजेंस बच्चे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये खुद भी क्या बोल रहा है, रिपेयर भी हो रही है चीजें। तो म्यूटाजेंस तो बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, लेकिन रेप्लिकेशन के दौरान बिना केमिकल के भी म्यूटेशन कॉज हो सकती है, म्यूटाजन नहीं आएगा। कंडीशनल म्यूटाजन मतलब अगर कंडीशनल म्यूटेशन मतलब कोई स्पेशल केस आएगा, कंडीशन आएगी तभी म्यूटेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। जो म्यूटेशन है वो लगातार आती रहती है ना, ऐसा कोई सीन है कि स्पेशल कोई कंडीशन होनी चाहिए। साल्टेटरी का मतलब क्या होता है, एकदम से म्यूटेशन आ जाना, एकदम से म्यूटेशन नहीं आती। एक्चुअली में इसका जो आंसर है ना वो है स्पॉन्टेनियस। क्या आंसर है इसका, स्पॉन्टेनियस। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन तो हो ही रही है ना लगातार, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो बीच बीच में थोड़े थोड़े क्या होते हैं, चेंजेस जो है, म्यूटेशन होती है वो आती रहती हैं, उनको फिर रिपेयर भी किया जाता है, उनको फिर रिपेयर भी कर दिया जाता है। तो स्पॉन्टेनियस यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं, ओके, गॉट इट। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो थोड़ी थोड़ी म्यूटेशंस का आना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी sinoatrial node which generate electrical impulses that coordinate heart muscle contraction is located। तो इस क्वेश्चन को भी मैं एक स्टार देना चाहूंगा, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। देखो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, मैं ऐसे एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब सिर्फ चैम्बर्स बना रहा हूँ। हार्ट के अंदर होते हैं टोटल 4 चैम्बर। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, फिर है राइट वेंट्रिकल, फिर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो जो राइट एट्रियम होता है ना, यहाँ पे इस जगह पे प्रेजेंट होता है एसए नोड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एसए नोड प्रेजेंट होता है। एसए का मतलब है साइनो एट्रियल नोड। तो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, उसकी लोकेशन ही पूछ रहा है। तो लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हार्ट के राइट वाले एट्रियम में। तो देखो ढूंढते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा, ब्रेन का पार्ट है, इसमें नहीं आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में है, ये भी नहीं आएगा। पोस्टीरियर वेना कावा, वेना कावा भाई नहीं आएगा, वेना कावा तो इधर से वेन्स आती हैं, है ना, वहां भी नहीं आएगा, खत्म है। सॉरी सॉरी, इधर से नहीं आती वेना कावा, यहाँ से आएगी, यहाँ से आती है वेना कावा, यहाँ से आएगी नीचे से जो ब्लड को लेके आती है ना, एक इधर से आएगी, तो यहाँ से भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अंदर देखो ध्यान से, राइट एट्रियम के अंदर ही हमें इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक्सोनोमिक सिस्टम बेस्ड ऑन ऑल फिनोटाइप सिमिलरिटीज इक्वली वेटेड। देखो इसको देखना, फिनोटिपिक जो सिमिलरिटीज है, मतलब मोर्फोलॉजी की बात कर रहा है, वो सारी की सारी क्या है, इक्वली वेटेड है। और उसके अंदर हमने विदाउट रिगार्ड्स टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हमने किसी भी रिलेशनशिप को, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं देखा है। तो जब भी फिनोटाइप जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसी टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर, और हम वहां पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को नहीं देखते, तो उस चीज को बच्चे हम फेनेटिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फेनेटिक्स बोलते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, उसको फेनेटिक्स बोलते हैं। अगर हम साथ में एंसेस्टर की स्टडी कर ले कि भाई उसका ये एंसेस्टर था, फलाना एंसेस्टर था, तो उसको क्लेडेस्टिक्स बोल देते हैं, है ना। ओके डन है, तो ये ध्यान रखने वाली कुछ चीजें हैं, ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फोजिल। अरे भाई फोजिल कहाँ से मिलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोजिल जो होते हैं वो रॉक के अंदर होते हैं। कौन सी वाली रॉक के अंदर होते हैं, ये इस वाली रॉक के अंदर होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर होते हैं, है ना। तो जो फॉसिल्स रिच सोर्स होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस कॉस। अब देखो अगर आपने पुरानी वाली मॉक टेस्ट की सीरीज देखी है तो वहां पे ये क्वेश्चन करवा रखा है, ट्रिपेनोसोमा के बारे में बताया हुआ है। तो ट्रिपेनोसोमा बच्चे डाइसेंट्री नहीं करता, ये अमीबा करता है, एंट अमीबा करता है। एलिफेंटिसिस नहीं करता, ये वुकीरिया बैंक्रॉफ्टी करता है, वुचीरिया बैंक्रॉफ्टी। मलेरिया नहीं करता, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करता है। स्लीपिंग सिकनेस करता है बच्चे, ये क्या करेगा, स्लीपिंग सिकनेस करता है ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लैट वर्म बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस आर। अब देखो फ्लैट वर्म कौन से वाले वर्म होते हैं, जो होते हैं बच्चे हेल्मिन्थिस। पुरानी एक इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में बताया था। ये एकमात्र ऐसी फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर जिसके पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। तीनों जर्म लेयर्स क्या होती हैं,
प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास कोई भी सिलोम नहीं होता, उसके बावजूद भी इसके पास नो सिलोम। और नो सिलोम, जहां पे सिलोम नहीं होता उसको हम ए सिलोमेट्स बोलते हैं। तो ढूंढो, सूडो ए सिलोमेट्स नहीं बचे, सूडो ए सिलोमेट्स नहीं होता, सिलोमेट्स से हो ही नहीं सकते ये। सूडो सिलोमेट सिर्फ एक ही फाइलम होती है, सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम होती है। अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट में लिखो कि सूडो सिलोमेट्स जो होते हैं, सूडो सिलोम किसके अंदर देखने को मिलता है, अभी के अभी कमेंट में बता दो, ये वीडियो को रोक के, ठीक है। और ए सिलोमेट्स की बात करते हैं बच्चे, तो यही इसका आंसर आएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सूडोसिलोमेट्स। अगर अभी आपने वीडियो पॉज करके आंसर कर दिया था ना, तो आपका आंसर मैं पढ़ लूंगा, लेकिन नहीं आंसर करा तो पढ़ेगी। देखो, तो भाई सूडोसिलोमेट्स इनमें से कौन से एनिमल्स होते हैं? अब आप जानते हो सूडोसिलोमेट्स जो वो एस के हेलमिंथिस होते हैं, एस के हेलमिंथिस होते हैं। और इन एस के हेलमिंथिस को हम प्यार से निमेटोड के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर, है ना। सिस्टोड्स नहीं आएगा, ट्रिमेटोड्स नहीं आएगा, ये प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं सारे के सारे। सी अर्चिन नहीं आएगा, ये सेलेंट्रेट होता है ना। चलें आगे, चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोडोन पोजेस। देखो स्कोलियोडोन मतलब ये बात कर रहा है डॉग फिश की, ये बात कर रहा है शार्क की। शार्क की जो टेल होती है ना, वो कुछ ऐसे होती है, ऐसे मतलब ऐसे 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 टेल होती है, कोई सिमेट्री इसकी बेसिकली नहीं होती, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। तो इसको बोलते हैं हम हेट्रोसीरल टेल बोलते हैं, जिसकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती उसको हम हेट्रोसीरल बोलते हैं। अगेन ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोसीटस। बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इस एक्सोसीटस नेम को। एक्सोसीटस इज कॉमनली नोन एज, देखो एक्सोसीटस होती है हमारी फ्लाइंग फिश, फ्लूट फिश नहीं होती, पाइप फिश नहीं होती, सकिंग फिश नहीं होती। क्या होती है ये होती है फ्लाइंग फिश होती है। क्या होती है? फ्लाइंग फिश होती है। सकिंग फिश बच्चे नहीं होती बेसिकली, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सोसीटस के बारे में ध्यान में रखना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड मेजर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। क्या, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, मेजर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट ये सारे के सारे फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से बनने वाले ये मेजर इंटरमीडिएट्स होते हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब है जो एक साइकिल और दो साइकिल के बीच में उनको जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। डिग्रेडेशन एक्सेप्ट, फिर से पढ़ते हैं, ऑल दी फॉलोइंग एंजाइम आर कंसीडर्ड मेजर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। अमीनो एसिड डिग्रेडेशन की बात करें कि इनमें से जो ये मेजर मेटाबॉलिक रेट है, ये इनमें से सारे के सारे एस मतलब मोस्टली क्या है, ये अमीनो एसिड की डिग्रेडेशन से बनते हैं। ऐसा कौन सा है जो अमीनो एसिड की डिग्रेडेशन से नहीं बनता है? अगर हम ऑक्सैलो एसिड की बात करते हैं तो ये तो बनता है अमीनो एसिड से, सिट्रेट भी बनता है, सक्सिनल कोएंजाइम ये भी बनता है, फ्यूमरेट इसका आंसर है बच्चे। फ्यूमरेट जो है इस ये किसी भी अमीनो एसिड के डिग्रेडेशन से नहीं बनता है ना। तो ये ध्यान रखना, फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। हर ये ऑक्सैलो एसिडेट की बात कर लो, आप सिट्रेट की बात कर लो, सक्सिनल कोएंजाइम ए की बात कर लो, ये सारे के सारे किसी ना किसी अमीनो एसिड के डिग्रेडेशन से बनते हैं, लेकिन फ्यूमरेट ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज इनिशिएटेड बाय द फाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू बाइंडिंग, सॉरी बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग। देखो क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। ये क्या है? हमारे सामने एक मसल सेल है, इसके अंदर ये है जेड लाइन, ये क्या है? जेड लाइन है, जेड लाइन है। और जेड लाइन से क्या निकलता है बच्चे? इससे निकलता है हमारा एक्टिन फिलामेंट। इससे क्या निकलेगा? एक्टिन फिलामेंट निकलेगा। और ये होती है हमारी एम लाइन, थोड़ी सी मोटी होती है, ये होती है बच्चे एम लाइन। इससे निकलती है हमारी मायोसिन फिलामेंट। इससे क्या निकलेगा? मायोसिन निकलेगा। और मायोसिन के होते हैं बच्चे ऐसे ऐसे हेड होते हैं मायोसिन के पास, मायोसिन के पास होते हैं कुछ इस तरीके से हेड से स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको मायोसिन हेड बोलते हैं। अब मैं बनाता हूँ, ये होती है मायोसिन हेड। और इसके ऊपर जो एक्टिन होती है ना बच्चे, एक्टिन के पास यहाँ पे होती है एक एक्टिव साइट। एक्टिन के पास यहाँ पे एक एक्टिव साइट होती है जिसके साथ ये हेड बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होती है। यहाँ पे गड़बड़ पता क्या होती है? इस एक्टिव साइट को एक ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन छिपा के रखता है। इस एक्टिव साइट को एक ट्रोपोनिन नाम का जो प्रोटीन है वो छिपा के रखेगा। वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, मैं हेड को ना, ये वाली जो एक्टिव साइट है ये दिखने नहीं दूंगा। अब होता क्या है, ये इधर से नर्व्स की सप्लाई आती है, इधर से क्या आती है? नर्व्स की सप्लाई आती है। तो नर्व्स क्या करती है? एसिटाइल कोएल एंजाइम, एसिटाइल कोएल एंजाइम ए, एसिटाइल जो कोलिन होता है उसको रिलीज करती है। एसिटाइल कोलिन अंदर जाके क्या बोलेगा
कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। किसको रिलीज करवाएगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम आएगा भागा भागा, कैल्शियम आएगा भागा भागा इसके पास, बोलेगा चल अपन दोनों घूमने चलते हैं। तो कैल्शियम क्या करेगा बेसिकली, कैल्शियम जो होगा बेसिकली, कैल्शियम जो होता है वो बाइंड करेगा किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन के साथ, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से कैल्शियम को, कैल्शियम जो था बाइंड किया उसने ट्रोपोनिन के साथ, और ट्रोपोनिन को उसने हटा दिया। अब जैसे उसने क्या किया, जैसे उसने हमारे सामने ट्रोपोनिन को हटाया, वैसे देखो ये जो एक्टिव साइट थी ये एक्सपोज हो चुकी है, तो मायोसिन का जो हेड है वो इस एक्टिव साइट के साथ क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा, और फिर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल की शॉर्टनिंग होगी। तो क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि जो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कैसे इनिशिएट होती है, कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है बच्चे? तो इसका आंसर क्या रहा? ये रहा, कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का ये वाला भी, है ना। तो इसको भी एक नहीं, इसको मैं 2 स्टार देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, नेक्स्ट जो है 26 से लेके जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड किए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सर्व एज अ प्राइमरी लाइन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड यूरिया साइकिल? अरे यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोलता है सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रैब साइकिल और यूरिया साइकिल के अंदर कोई इंटरमीडिएट है यहाँ पे। तो बच्चे फ्यूमरेट ढूंढो कहाँ पे, ये रहा। ना तो सिट्रेट होता है इंटरमीडिएट, ना मेलेट होता है, ना सक्सीनेट होता है। यहाँ पे जो फ्यूमरेट होता है ये बेसिकली एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करता है दोनों साइकिल के बीच में, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फ्यूमरेट थोड़ा सा जो फ्यूमरेट आपने देखा होगा, फ्यूमरेट के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। द रीजन इज सिंपल कि फ्यूमरेट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इसी इसी के साथ हमारे आज के जितने हमने क्वेश्चन करने थे वो हमारा टास्क कंप्लीट होता है। तो ये जो हमने अभी तक क्वेश्चंस करे हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेक ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप खुद से मॉक टेस्ट को देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे आपको ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, ये अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आप हमारी जो वेबसाइट है www.bansalacademy.com यहाँ भी विजिट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट को फ्री दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कुछ कमेंट्स दीजिए कि भाई कैसा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। और हम इसी हौसले के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।